Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. तो आज की वीडियो में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम वर्ड यूसेज और एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको पता ही है कि ओमेट्स में वोकैबुलरी ड्रिवन क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एंड दीज टू स्टाइल्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. सो लेट्स सी that what type of questions do we include and what is the flavor of the actual questions that you can be asked, right? So let's get started. My name is Juhi Narula. तो आज दो टॉपिक्स कर रहे हैं, एक वर्ड यूसेज और एनालॉजी. तो वर्ड यूसेज का मतलब क्या होता है? वर्ड यूसेज का मतलब है कि आपने गिवन वर्ड को किस तरीके से यूज किया सेंटेंस में और उसने अल्टीमेटली क्या मीनिंग या इंफॉर्मेशन को कन्वे किया, राइट? सो जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल अगर आप देखो, अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, I'll give you 3 sentences, right? So sentence number 1 is that I was tired. I wanted to take some rest. This is one sentence. Sentence number 2 is I gave rest of my money to my friend. Third is the discovery of the scientist was resting on his years of research. ठीक है? सो नाउ वी हैव दीज 3 सेंटेंसेस. अब इन 3 सेंटेंसेस में मैंने एक वर्ड यूज किया है रेस्ट. आई विल अंडरलाइन ऑल्सो. देखिए ये पहला तरीका रेस्ट को यूज करने का, ये दूसरा और यहाँ पर ये तीसरा. आई विल जस्ट स्टेप असाइड ताकि आप अच्छे से तीनों सेंटेंसेस को देख सको. सो पहला सेंटेंस है आई वॉज टायर्ड, आई वॉन्टेड टू टेक सम रेस्ट. तो यहाँ पर रेस्ट का मतलब क्या हो गया? आई वॉन्टेड टू रिलैक्स, राइट? जैसे हम कहते हैं कि यार अब रेस्ट करने जा रही हूँ मैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो. सो दैट्स हाउ द फर्स्ट रेस्ट इज यूज्ड. दूसरे में आई गेव रेस्ट ऑफ माई मनी. तो इस केस में रेस्ट का मतलब क्या हो गया? रिमेनिंग मनी, राइट? सो यहाँ पे रेस्ट का मतलब डिफरेंट है. और थर्ड में देखिए द डिस्कवरी ऑफ द साइंटिस्ट वॉज रेस्टिंग. तो इस केस में मतलब क्या है? डिपेंडिंग. तो आप देख रहे हो कि कैसे एक ही वर्ड के 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं. तो आपको एक्चुअली क्या करते हैं, एक सवाल दे देते हैं. जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन. सो हियर द वर्ड चेंज इज यूज्ड और आपको मल्टीपल सेंटेंसेस में उस वर्ड का यूसेज दिखा देंगे. आपको वो सेंटेंसेस को पिक करना है जहां पर वर्ड का यूसेज करेक्ट है, राइट? सो यू कैन टेक अ लुक एट द डायरेक्शन. सो यूजुअली इस तरीके से डायरेक्शन कंस्ट्रक्टेड होती है. इन द गिवन क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन मेंशन्ड and there are 3 ways in which the word has been used, either in similar or different ways. You are required to check which of the sentences have correctly used the highlighted word and mark that as your answer. So इसमें highlighted word basically क्या है? change है. तो आपको देखना है कि 3 sentences में change को use किया गया, right? अब आपको देखना है कि क्या तीनों sentences में change का usage correct है. अगर आपको लगता है कि हाँ भाई तीनों में correct है, so in that case you can pick E. अगर आपको लगता है सिर्फ पहले sentence में correct है, then you can pick A and so on and so forth, right? तो इस तरीके से आपको एक वर्ड दे देगा, 3 सेंटेंसेस 2 सेंटेंसेस दे देगा, कई बार एक सेंटेंस भी दे देता है और फिर पूछता है कि बताओ जो वर्ड गिवन है, प्रोवाइडेड वर्ड है, क्या वो राइटली यूज्ड है इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है? सो आई विल जस्ट स्टेप असाइड. आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट. So let's take a look at the first sentence and the word is changed. तो ऐसा कोई डिफिकल्ट यहाँ पर वर्ड नहीं आते, बट आपको यहाँ पर एक चीज देखनी है कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सही कर सकते हो. एक, आप कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझोगे, राइट? एक तो ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा, यू शुड नो द वर्ड्स, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड्स अगर पता नहीं है तो आप फंसोगे. और नो द वर्ड्स के साथ नो ऑल द पॉसिबल मीनिंग्स. तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही मीनिंग पता होता है, बाकी सारे मीनिंग्स नहीं पता होते, तो वहां पर आप फंस जाओगे.
So know all the possible meanings. That's really important, right? So take a look at the first sentence. Social structure will change soon enough and the purpose of education will finally be to learn to reason and find one's passion. So will change soon. तो यहाँ पर change is rightly used. तो इसको तो हम रख सकते हैं. Coming to the next sentence, the negotiations would lead to change of lands between the parties in the presence of judge to put an end to the dispute. तो यहाँ पर change incorrect है. Actually यहाँ पर कौन सा right word होता है? Exchange. क्योंकि डिस्प्यूट को एंड में लेकर आना है तो क्या करना था? देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ लैंड बिटवीन द पार्टीज. तो यहाँ पर चेंज का यूसेज इनकरेक्ट है. इंस्टेड व्हाट शुड बी द राइट वर्ड? चेंज. चेंज की जगह व्हाट शुड बी द राइट वर्ड? एक्सचेंज. आई आस्क्ड द कंडक्टर टू कीप द चेंज. तो यहाँ पर आप समझते हैं वो स्मॉल डिनोमिनेशंस, राइट? कई बार आपको छुट्टे जो बच गए, जिसको हम हिंदी में छुट्टे बोलते हैं, उसको इंग्लिश में आप चेंज बोलते हो, राइट? सो यू मस्ट हैव सीन, जैसे मेरे पापा यूजुअली कहते हैं कि जब मेरे लिए वॉलेट लो तो देयर शुड बी अ स्मॉल पॉकेट विद अ जिप टू कीप द चेंज, राइट? सो दैट्स व्हाट द चेंज मीन्स. सो small denomination of currency, that's how we can technically define it. तो देखिए दोनों sentences में change का different usage देखिए. तो यहाँ पर तो दोनों usages correct है, but यहाँ पर second sentence में change की जगह क्या होना चाहिए था? Exchange. So what would be the correct answer? First and third are correct, right? So we can pick B as the right sentence. So I hope अब आपको flavor of question समझ में आ गया होगा. इस तरीके से आपको एक word provide कर देते हैं. उस word को आपको एक sentence में भी use करके दे सकते हैं, 2 में भी, 3 में भी. आपको देखना है कि वो word in the given context with all the possible meanings is whether suited or not. तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि suitable है as per the instruction. कई बार ऐसा कह सकते हैं कि वो sentence को pick करिए जहाँ पे word incorrectly used है या जहाँ पे fit नहीं होता. So in that case you will have a different answer. But इस case में कहा है कि वो sentences pick करिए जहाँ पे word rightly used है. So you can read the direction properly. Again that is very important and pick your answer accordingly. ठीक है? चलिए, so now let's go to the next question. Please try this. I'll just step aside. So this is the word cast. When she had cast aside all the clothes she could not wear, there was a lot of room for many other things in her closet. Closet is wardrobe. So cast aside actually एक phrase होता है जिसका मतलब होता है to get rid of. ठीक है? To get rid of. So यहाँ पर it is rightly used, right? तुम अगर अपने कपड़े हटा लोगे तो तुम्हारे पास क्लोजेट में जगह बन जाएगी. So this is rightly used. The new blockbuster has a very popular cast. तो ये आपको पता है कि कौन से एक्टर्स है ना इन द टीम. सो एक्टर्स इन द टीम या प्रोटोगनिस्ट इन द टीम होते हैं. तो स्टार कास्ट आपने सुना ही होगा, इन द टीम ऑफ अ मूवी, राइट? तो इस स्टार कास्ट बहुत ही अच्छी है इस मूवी की. सो दैट इज हाउ बी इज ऑल्सो राइटली यूज्ड. द शिप सेल कास्ट अ शैडो. सो कास्ट अ शैडो इज टू cause a shadow, right? So even that is rightly used. The ship sails cast a shadow. So cast is causing an effect in the water, much like a pale monster lurking just beneath the surface of water. तो तीनों usages correct है. Cast aside is to get rid of. तो in this case she has to get rid of all her clothes so that her wardrobe, her closet has more space. So that is rightly used. और यहाँ पे cast is referring to the team, right? Team of actors. Third sentence में the ship sail cast a shadow. Cast a shadow is causing a shadow, creating an impact, creating an effect. So first, second, third तीनों में ही correct usage है. So हम right answer E को pick कर लेंगे. ठीक है? चलिए let's do the next question now. I'll step aside. आप एक बार try करो. चलिए, so let's take a look at this. Accomplished. So he is such an accomplished striker. So कहते हैं ना he is such an accomplished actor. मतलब complete.
राइट तो यहाँ पे तो वर्ड करेक्टली यूज्ड है. ही इज सच एन अकम्प्लिश स्ट्राइकर दैट ही डज नॉट नीड एनीबडी टू गिव हिम पास फ्रॉम द मिडफील्ड एज ही कैन क्रिएट गोल्स फॉर हिमसेल्फ. सो कंप्लीट, यू नो, very competent. So in that case, the word is fitting rightly. Come to the next sentence. It is an accomplished fact that sun always rises in the east and sets in the west. तो यहाँ accomplished incorrect होगा, इसकी जगह होगा established fact है, right? Something that has been proved. Understood? तो यहाँ पर आप सोचोगे कि कितना छोटा सा प्रॉब्लम है ना. अब अगर आपको ये छोटे छोटे डिफरेंसेस नहीं पता तो आप फंस जाओगे. एंड सिंस कई बार ये हमने मैक्सिमम टाइम से देखा है कि वुमेन्स में टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो स्टूडेंट्स इतनी माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस नहीं कर पाते. तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चन पता होना जरूरी है. सो अकम्प्लिश्ड की जगह यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड वुड हैव बीन द राइट यूसेज, यानी कि इस सेंटेंस में तो अकम्प्लिश्ड का यूसेज इनकरेक्ट था. कम टू द थर्ड सेंटेंस. The whole job was accomplished well within time, and that is why students got appreciation from the principal as well. So यहाँ पर it is completed, right? तो ये भी यूसेज करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में यूसेज करेक्ट है. सेकंड में accomplished की जगह established होना चाहिए था. So what do we pick? We pick D as the right answer for this question. समझ गए, राइट? सो दिस इज वाई वी ऑलवेज से, जब भी वोकैबुलरी बिल्डिंग कर रहे हैं ना आप, तो जस्ट डोंट लर्न वन मीनिंग. एक बार देखिए कि वो किस तरीके से यूज़ हो सकता है. मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड नाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है, वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है. अगर आपको वर्ब का यूसेज नहीं पता या नाउन का यूसेज नहीं पता तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो. सो वी वुड अवॉइड दोज सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स, राइट? एंड वील बी केयरफुल, and whenever we are looking for the meaning of the word, make it a lifelong practice that you look for all the possible meanings. Okay, let's come to the next question. I'll again step aside. आप अच्छे से try करो. This is easy, आपने देखा भी होगा. So capital, many countries have done away with the capital punishment. So capital punishment is death penalty, right? Because it has been experienced that it is not helping the cause at all. तो correct usage है. Death punishment को capital punishment कहते हैं. So though he did not have enough capital during the initial days. तो capital, enough capital in this context is the initial money, right? To start a business. तो उसको आप capital बोलते हो. तो ये भी correct usage है. The capital was decorated pompously. Pompously मतलब in a fancy way during the occasion of Independence Day, but the poverty-stricken country failed to emulate. Emulate मतलब copy the same in other places. तो capital मतलब कैपिटल सिटी, जहाँ पर जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपकी मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, राइट? दैट एस्टैब्लिश्ड सिटी वेयर यू नो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री टेक प्लेस, राइट? सो आपको ये भी कैपिटल का यूसेज करेक्ट दिखता है. दैट मीन्स तीनों ही सेंटेंसेस में कैपिटल के डिफरेंट यूसेजेस हैं, पर तीनों ही यूसेजेस इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट करेक्ट है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वी विल पिक ई एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. अब आपको आई एम श्योर एक बार तो फ्लो समझ में आ गया होगा. तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, वैसे तो आई एम मेकिंग अ पॉइंट कि मैं थोड़ा सा पॉज कर लूँ ताकि आप अच्छे से कर सको. यू कैन यू नो म्यूट द वीडियो, डू द क्वेश्चंस ऑन योर ओन, राइट? आप ऐसा भी कर सकते. So let's see. The Gautam Buddha achieved mental peace once he had attained nirvana, and it's very important that we all achieve the same state to be happy in life. So यहाँ पर peace का मतलब tranquility है, शांति है, correct usage है, कोई दिक्कत नहीं है. So this is right. Though he was in love with her, though, तो यहाँ पे transition देखिए. अभी कई बच्चे मुझे बार बार कहते हैं कि मैम आप ट्रांजिशन के पीछे ही पड़ गए हो, राइट? बट दिस इज सो इम्पॉर्टेंट दैट आई जस्ट कांट यू नो एक्सप्लेन यू इनफ, राइट? मुझे हर बार लगता है कि इसको तो हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्रूशल है. देखो, सो दो ही वॉज इन लव विद हर, ही नेवर फेल्ड टू गिव हर अ पीस ऑफ माइंड. सो
लव वॉज एट इट्स ओन प्लेस, बट वॉट वॉज हैपनिंग इज कि वो उसको राइट एडवाइस देता था, राइट, ही नेवर फेल्ड इन डूइंग दैट. तो ये पीस ऑफ माइंड की जगह जो फ्रेज होता है वो पीस ऑफ माइंड होता है. पीस ऑफ माइंड मतलब लेटिंग द अदर पर्सन नो द पर्सपेक्टिव. सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस फ्रेज, पीस ऑफ माइंड? सो पीस ऑफ माइंड इज letting the other person know the perspective. ठीक है, अपना उसका ओपिनियन या पर्सपेक्टिव वो हमेशा देता था. तो यहाँ पर इनकरेक्ट पीस यूज्ड है, यानी कि दिस इज नॉट करेक्ट. If parents are unable to control their children, they are not going to have peace of mind. So in this case, peace of mind is मानसिक शांति, right? तो ऐसा हम कहते हैं ना कि यार don't fight with me, I need peace of mind after a difficult day, right? So in this case also the usage is correct. So first और third में usage correct है, that means we can go for B as the right answer for this question. ठीक है, चलो let's come to the next one. Please try this. चलिए, so I hope he can control his temper. To temper is temperament, behavior, right? This is temperament, right? Behavior today, because this deal matters a lot to me. So in this case temper is nothing but behavior, temperament, right? So ये तो usage correct है. Coming to the second one, my enthusiasm for the venue was tempered by my knowledge of the hard work that would be involved. Right, so in this case you have to check whether the usage is correct or not. So एक बार देखो कि जो आपको temper का मतलब पता है, is this correct? So in this case it is an act of neutralizing. ठीक है, so this works well. If you are allowed to mess with the computer, everything is fine, but if you are prohibited, you cannot temper. This is not the right tamper, this is the tamper. Tamper is don't tamper with my things, मतलब उसको हाथ नहीं लगा सकते, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते. So this usage is wrong. यहाँ पर TEMPER की जगह TAMPER आना चाहिए था. So you need to have that eye for detail, right? You need to pay attention. हम बार बार कहते हैं कि आपकी ability to read in between the lines, to check the minute details, right? How observant you are, those are definitely tested, and these are how they are tested, right? So we can see कि first और second में तो दोनों usages correct है, but C में usage incorrect है. So we will go for C as the right answer. ठीक है, first and second are correct. third में इस temper की जगह TAMPER को use करना चाहिए था. Now let's come to the next one. Please try this. There's a bird nest with a couple of eggs in it in a tree outside our window, and we see and we check it every day to see if they have hatched. Hatched का मतलब egg का open होना, right? So in this case we are using it as the verb, यानी कि usage तो correct है, right? तो hatching of the egg I'm sure आपने सुना होगा. Come to the second sentence. Without a hatch to climb through, there was no way. तो see, इस केस में जो hatch का usage है वो verb की तरह हुआ, बस in this case it is a small opening, right? और यहाँ पर जो usage है वो noun की तरह use हो रहा है. तो अगर तुमको hatch का मतलब सिर्फ verb की तरह पता है तो you might get stuck in sentence 2, and that's precisely we do not want. तो कोई भी word किस तरीके से किन किन parts of speech में use हो सकता है और कैसे मीनिंग है, दैट यू शुड डेफिनेटली नो, राइट? सो इस केस में भी द यूसेज इज ऑफ अ नाउन फॉर द वर्ड हैच, विच इज करेक्ट. नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस. द थीव्स हैच्ड अ प्लान. अगेन दिस इज अगेन अ वर्ब, है ना? और यहाँ पर इसका मतलब हो तो टू कंस्पायर, टू मेक अ प्लान, राइट?
So this usage is also correct. Hatched a plan to rob the bank during the Christmas holidays. So you can see how there are three different usages, and if you know all the meanings, then only you can reach to the right answer. Otherwise you might get stuck, right? तो prima facie ये questions लगते हैं इतने doable है, इतने easy हैं, but these are little things that can lead to making the question right or wrong from your end. Okay, let's try the next one. So I don't harbor any illusions about our chances for success. या बोलते ना, please don't harbor ill feelings. So what is harbor? To hold specially persistently in mind, मतलब आपके दिमाग में चले ही जा रहा है एक इमोशन, राइट? सो दैट्स बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय हार्बर, राइट? तो कहते हैं ना, डोंट हार्बर इल फीलिंग्स फॉर एनीबॉडी. तो यहाँ पर यूसेज करेक्ट है. The people seem to regard independence as the harbor of a new era. No, this is not harbor. This is harbinger, right? Which means a sign, right? So यहाँ पर यूसेज इनकरेक्ट हो गया. हार्बर की जगह हार्बिंगर. अब ये देखो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, तो कई बार इसलिए भी कंफ्यूजन हो जाता है. सो यू शुड नो व्हाट इज हार्बर एंड हार्बिंगर. तो इस केस में इट इज अ साइन और इट इज एन इंडिकेशन, राइट? कम टू द थर्ड वन. The home functions as a harbor for runaway teens. So harbor is a sort of a safety place, a place of safety. या जिसको आप रिफ्यूज कह सकते हो, जैसे कोई जहाँ पे आप शरण ले सकते हो. इन दैट केस इट इज यूज्ड, राइट? सो द होम फंक्शंस एज अ हार्बर फॉर रन अवे टीन्स हु नीड अ प्लेस टू फाइंड सिक्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस. तो कई बार जैसे इस केस में अगर कॉन्टेक्स्ट समझोगे तो भी क्लैरिटी तो मिलती है, बट अगेन यू नीड टू नो द मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड. तो हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में तो यूसेज करेक्ट है, सेकेंड में इनकरेक्ट है. फर्स्ट एंड थर्ड का ऑप्शन हमें चॉइस बी में दिखता है. सो वील पिक बी एज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट. ओके, सो वाओ, वी आर डन विद वर्ड यूसेज क्वेश्चन. सो आई एम श्योर आपको एक फेयर आइडिया लग गया कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज हम कवर कर रहे हैं वो एनालॉजीज कर रहे हैं. तो एनालॉजीज का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटीज, राइट? सो यू नीड टू ट्रेस द एसोसिएशन. आपको दो एंटिटीज के बीच में एक एसोसिएशन गिवन होगा और आपको उस एसोसिएशन को जज करके वापस विद द गिवन टर्म एसोसिएशन एस्टैब्लिश करना है, राइट? थोड़ा सा अगर आपको वो ये वर्बल लग रहा है तो जैसे सिंपल 2:4 है तो 3:what. तो 2:4 का पहले रिलेशनशिप ट्रैक करिए, ट्रेस करिए, तो ये आपको समझ में आ गया. अच्छा, 2 का स्क्वायर गिवन है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? 3 का स्क्वायर बना देना है. तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो. फर्स्ट इज ट्रेसिंग द रिलेशनशिप, जो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ पर आपको देखना है कि लॉजिक तो चाहिए ही चाहिए आपको, बिना लॉजिक के तो सवाल होंगे नहीं. यहाँ पर भी वोकैबुलरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? So first you are tracing the relationship and then you are applying the relationship, right? So applying it further. So this is how the questions are created. अब मल्टीपल तरीके के रिलेशनशिप हो सकते हैं ना, वो तो ऑथर की इच्छा है, वो आपको किस तरह का एसोसिएशन या रिलेशनशिप देना चाहता है. अब यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि कुछ क्वेश्चंस आप कर सको क्योंकि आपको अवेयरनेस हो, राइट, ऑफ द सराउंडिंग्स, राइट? अब आपको कहते हैं जयपुर इज टू राजस्थान, तो आपको पता होना जरूरी है कि यार जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राइट? सो ये अब ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हो गया, राइट? बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जहाँ पे आपको वोकैबुलरी का यूसेज होना ज़रूरी है. सो इट डिपेंड्स कि वो रीजनिंग के एस्पेक्ट से चेक करना चाह रहा है, वोकैबुलरी के एस्पेक्ट से चेक करना चाह रहा है, कई बार दोनों के एस्पेक्ट से चेक करना चाहता है, राइट? तो आपका रीजनिंग भी सॉलिड होना ज़रूरी है यहाँ पर, मतलब आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स विदाउट वोकैबुलरी तो आप फंस जाओगे. सो दैट इज़ द रीज़न वी आर अगेन एंड अगेन emphasizing on this idea that if you are targeting OMETs, कहीं ना कहीं वोकैबुलरी एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगी. So you should start investing your time in learning new words, right? So that's what typically verbal analogies mean. एक similarity होती है which is drawn between two different but sufficiently similar events, right? तो एक पेयर ऑफ वर्ड्स में आपको एक सिमिलैरिटी टेस्ट करनी होती है और दूसरे पेयर ऑफ वर्ड में वही इस्टेब्लिश करनी होती है.
सो अब यहाँ पर क्या चाहिए, जैसा मैंने आपको कहा वोकैबुलरी सॉलिड होना ज़रूरी है। तो अगर आपने जो जैट और ओमेट्स का जो पार्ट 1 है जहाँ पर हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे सेंटेंस कंप्लीशन के, तो वहाँ पे मैंने वोकैबुलरी बिल्डिंग की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव हैं वो डिटेल में समझाई हैं। तो आप उसको रेफर कर सकते हो और एटलीस्ट इन्वेस्ट 30 मिनट्स, राइट। जैसे अगर तुमको स्कूल ऑफ फिश नहीं पता कि स्कूल ग्रुप ऑफ फिश को रेफर करता है, तो तुम्हें स्कूल के आगे फिश का ऑप्शन मिलेगा, तुम कहोगे ये क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो आप एसोसिएशन तो तभी एस्टैब्लिश कर पाओगे जब आपकी जनरल अवेयरनेस है, एंड दे कैन डू एनीथिंग, मतलब किसी भी तरीके से खेल सकते हैं यहाँ पर, राइट। और दूसरा मैंने कहा कि आपको रिलेशनशिप को डिकोड करना है, तो डिकोडिंग में कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, लॉजिक होना ज़रूरी है, अवेयरनेस ऑफ द वर्ड्स होना ज़रूरी है, अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स होना ज़रूरी है, राइट। एंड देयर कैन बी मल्टीपल एसोसिएशन, पार्ट एंड होल, राइट। जैसे अगर आपको ऐसा बोल दे कि इंडिया और एशिया, सो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया, तो इस तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है। स्मॉल या बिगर का एसोसिएशन हो सकता है। कमिंग बिफोर एंड आफ्टर, अकरेंसेस जैसे होती हैं, राइट। अकरेंस जैसे डॉन और डस्क हो गया, सो डॉन विल कम बिफोर डस्क, इस तरह का रिलेशनशिप हो गया। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, राइट। और इनवर्स कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो सकता है। सिंबल या एसोसिएशन या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ए इज़ अ टाइप ऑफ बी, राइट। जैसे कोई आपको फिश का नाम दे दिया और आगे लिख दिया फिश, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा दिस इज अ टाइप ऑफ फिश, and there can be an A is a tool of do, या A is leading to B, so there can be multiple associations, right। कैसे भी association establish कर सकता है। जैसे अब मैं अगर आपको questions पे ही सिखाऊं, low is to cow, अब अगर आपको नहीं पता कि low is a sound ऑफ काउ, तो आप फिर खत्म हो गया ये क्वेश्चन, फिर आप नहीं कर पाओगे। दो इट इज सच एन ईजी क्वेश्चन, इट इज हार्डली गोइंग टू टेक टाइम, राइट। सो गूजलिंग और गूज, अगेन ये तो यंग वंस का रिलेशनशिप है। स्वाम और स्वाम इज कलेक्टिव नाउन, राइट। हच एंड रैबिट डजंट सो मैच। सो चर्प इज अ साउंड ऑफ बर्ड, तो दैट इज हाउ यू नीड टू नो द एसोसिएशन। अब आपको नहीं पता कि लो इज अ साउंड ऑफ काउ, फिर आप यहाँ पर फंस जाओगे। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चॉइस डी, राइट। आई होप आपको समझ में आया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप ट्राई करो। इनकॉरिजिबल इज टू रिपेयर, अब आपको पहले ये रिलेशनशिप को ट्रेस करना और देखना है कि कैसा ऑप्शन में सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिबिट होता है। तो इनकॉरिजिबल इज समथिंग विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, समथिंग विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, राइट। तो आप ये देख रहे हो ना कि इन इनकॉरिजिबल और रिपेयर में क्या एसोसिएशन, समथिंग विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड और रिफॉर्म्ड, दैट इज इनकॉरिजिबल, राइट। सो इम्यूटेबल और स्पीक तो नहीं एसोसिएशन बैठाएगा, ठीक है। तो इंट्रैक्टेबल इज टू मैनेज, समथिंग विच कैन नॉट बी मैनेज, तो इंट्रैक्टेबल क्या होता है, इंट्रैक्टेबल इज समथिंग दैट can't be managed, right। So this choice can be the possible answer। impartial और decide में तो कोई relationship similar exhibit होता नहीं। intolerable जिसको आप tolerate ना कर सको, criticizes निंदा करना। intangible और understand is also not exhibiting the relationship। So what is the right choice for this question? B। अब आपने देखा पहले आपको word का meaning पता होना चाहिए, तो clearly this is knowing the word। यहाँ पे logic से ज़्यादा vocabulary played the crucial role। तो कहीं तो vocabulary होगी, कहीं logic होगा, कहीं awareness होगी। जैसे ये previous वाला था, this was just knowing, तो अगर आपको यहाँ awareness से question निकलेगा नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे, right। So it's very very important to be aware also, right। चलिए, सो पर्सिपिकेशियस इज टू इनसाइट, अब आपको देखना है कौन सी आंसर चॉइस सिमिलर रिलेशनशिप को एग्जिबिट करती है। सो यू कैन टेक 30 सेकेंड्स टू ट्राई दिस क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। चलिए, सो पर्सिपिकेशियस इज अ पर्सन हु हैज लॉट ऑफ इनसाइट, तो जो पर्सन वाइज होता है ना, समझदार, वो इनसाइट दे सकता है, राइट। पर्सिपिकेशियस अ पर्सन हु कैन गिव इनसाइट्स, राइट। अब यहाँ पर देखिए, एवरेशियस इज अ ग्रीडी पर्सन, तो ग्रीडी और जेनरोसिटी का तो कोई लेना देना नहीं है। डिलिशियस और टेस्ट भी इज नॉट गिविंग द रिलेशनशिप, और डिशियस होना ब्रेव होता है, हियरिंग से कोई लेना देना नहीं है।
जीलस इज फुल ऑफ इंथुजियाज्म, वो और मोबिलिटी में कोई एसोसिएशन नहीं है. सो एमिएबल इज अ पर्सन हु शोज अ लॉट ऑफ फ्रेंडलीनेस, राइट. सो एमी, आपने सुना ना एमिटी, एमिटी वर्ड किसके लिए होता है? फ्रेंडशिप के लिए होता है, राइट. So amity is friendship. So amiable is a person who shows a lot of friendship. जैसे perspicacious is a person who can show a lot of insight या wisdom. तो perspicacious is a wise person और insight क्या हो गई? wisdom. So amiable is a lovable person who can exhibit a lot of friendliness, right? So this is how it works. So the correct answer for this analogy will be choice E. अब यहाँ पर आपको मीनिंग पता होना चाहिए, रिलेशनशिप ट्रेस करना है और देखना है कि कौन सी चॉइस में आप सिमिलर रिलेशनशिप को एग्जिबिट कर सकते हो, राइट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज ट्राई दिस. सो हैमलेट क्या होता है? हैमलेट इज अ स्मॉल विलेज. अ स्मॉल विलेज इज कॉल्ड अ हैमलेट. ठीक है. तो स्ट्रीट, साइडवॉक, स्ट्रीट इज नॉट अ स्मॉल साइडवॉक. कन्वर्टेबल कार नहीं, बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर नहीं, फोटोग्राफ पोर्ट्रेट नहीं. सो कॉटेज इज अ स्मॉल हाउस, राइट. सो ई विल बी द करेक्ट आंसर. अब देखिए यहाँ पे वोकैबुलरी का टेस्ट नहीं किया, यहाँ उसने अवेयरनेस का टेस्ट किया, राइट. सो दिस इज हाउ एवरी क्वेश्चन विल हैव अ डिफरेंट फ्लेवर, है ना. और ये डिपेंड करता है एग्जाम सेटर के फ्रेम ऑफ माइंड पे. अगर कोई इंग्लिश का टीचर है तो वो सोचेगा कि वोकैबुलरी को चेक कर लो, और मे बी कई बार इस पे भी डिपेंड करता है कि लगता है कि वोकैबुलरी का तो टेस्ट नहीं है, let's make it a general awareness type of the question, right. So what will be the correct answer to this question? Choice E. Let's come to the next one. ये तो आई एम श्योर आपसे बहुत जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमने साइंस में पढ़ा है कि मेटल मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है. आई होप आई एम यूजिंग द राइट टर्म्स, राइट. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. So when we see malleable, malleable is something that can be shaped, right? So something that can be shaped. ठीक है. तो हमें रिलेशनशिप मिल गया. फ्लेक्सिबल, बुलीड तो नहीं हो सकता, राइट. सो एमिनेबल हमने पहले किया था, एमिएबल, राइट, वो था फ्रेंडली. ठीक है. एक होता है एमिकेबल विच इज लवेबल, और यहां पर हमने यूज किया एमिनेबल. सो एमिनेबल इज समवन हु कैन बी इजिली इन्फ्लुएंस्ड या परसुएडेड, जिसपे आप अपना पर्सपेक्टिव बता के उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, राइट. जो आपका ओपिनियन एक्सेप्ट कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है, या आपके ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्रभावित हो सकता है. सो आप देखो तीनों वर्ड्स अगेन वेरी सिमिलर साउंडिंग, राइट. तो अब आपको राइट यूसेज पता होना जरूरी है. तो इमिनेबल कैन बी हु कैन बी परसुएटेड. तो वील कीप दिस. टॉलरेबल और हैंडल्ड नहीं, प्लाएबल और हार्डन नहीं, नेगोशिएबल और सोल्ड अगेन डज नॉट मेक सेंस. सो व्हाट विल बी द राइट एनालॉजी फिटिंग इन? दैट विल बी चॉइस बी. ठीक है. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज ट्राई दिस. सो पैरोडी इज सॉर्ट ऑफ एन इमिटेशन. इमिटेशन मतलब आप कॉपी करते हो, यही तो पैरोडी होता है, राइट. सो स्टैंजा इज नॉट वर्स. लिमरिक इज अगेन सॉर्ट ऑफ अ humorous poem. So parody is a sort of a humorous imitation. Limerick is a sort of a humorous poem. So we will keep this. बाकी none of the choice matches. Again कोई words difficult नहीं था. Again you need to know the meaning of the word और awareness based question था. Choice B will be the right answer. ठीक है. चलिए let's try the next question now. Please try this. चलो. सो नोवायस इज अ बिगनर. तो नोवायस और एक्सपीरियंस में क्या रिलेशनशिप हुआ? नोवायस इज अ पर्सन हु इज अ न्यू पर्सन या फिर अ बिगनर इन अ फील्ड, राइट. तो क्या एसोसिएशन है? नोवायस इज अ पर्सन हु लैक्स एक्सपीरियंस. जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, राइट. अगर कोई बिगनर है तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, राइट. तो मैंने आपको कहा था ना कि एट टाइम्स ए कैन लैक बी. सो दैट्स
A lacks B, तो यहाँ पर इस तरह के का रिलेशनशिप है, राइट. सो क्वेश्चनर लैक्स नॉलेज, नो वी कांट से, राइट. उसके बाद इन्वेडर, इन्वेडर कौन होता है, जो चढ़ाई कर देता है, तो वो ब्रेवरी लैक करता है, ये हम कमेंट नहीं कर सकते. नरेटर ऑब्जेक्टिविटी लैक करता है, नहीं बोल सकते. इंजन टैलेंट लैक करता है, नहीं बोल सकते. यस, र्यूब इज अ पर्सन हु लैक्स सोफिस्टिकेशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ई. ठीक है. So you can see I have tried to incorporate a lot of combinations of analogies, multiple logics के साथ I have included the questions, ताकि आपको more or less awareness हो जाए कि किस किस तरह के combinations that can be asked or that can be tested. ठीक है. चलो try this question now. एडेंडम आपने देखा होगा कि इट इज एन एडिशन टू द बुक, राइट. सो एडिशन टू द बुक को आप एडेंडम कहते हो. सिग्नेचर इज नॉट एन एडिशन टू द लेटर. वोट इज नॉट एन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉर्डिसल मे बी अ न्यू टर्म इज देयर. कॉर्डिसल इज अ न्यू एडिशन डन इन द विल. विल मतलब जायदाद. हेडिंग, फोल्डर, स्टिपुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट कोई रिलेशनशिप सिमिलर एग्जिबिट नहीं करता. सो सी इज द करेक्ट आंसर. Let's come to the next question. Please try this. Diatribe is a speech which is abusive. Diatribe is an abusive speech. Is an abusive speech मतलब ये टारगेट करते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए. एक जो स्पीच बोली जाती है, जो आपने बोला, which is offending the other person, belittling the other person, right. So that's what we call abusive, right. Emotionally आप किसी को hurt कर रहे हो. तो rant condemnatory नहीं होता. ठीक है. डॉक्ट्राइन ऑर्थोडॉक्स नहीं. यूलॉजी इज अगेन अ स्पीच फॉर अप्रिसिएशन, राइट. सो आपने आई एम श्योर वो पोएम सुनी होगी. चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. सो दैट्स नथिंग बट यूलॉजी, अ स्पीच और पोएम रिटन इन अप्रिसिएशन. लॉडेटरी, तारीफ करते हुए. लॉडेटरी मतलब इन a way to appreciate, right. So C we can keep. Refrain or musical refrain तो limit करना होता है. Refrain yourself from giving any comment which can hurt a person, right. So refrain is restricting. Judgmental or fear is again not showing the relationship. So the correct answer to this question will be choice C. ठीक है. Let's come to the next one. So try this. इन केस आपको मीनिंग्स नहीं पता ना, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार मीनिंग भी देख सकते हो. एटलीस्ट आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि किस किस तरीके के वर्ड्स आ सकते हैं. लॉजिक तो ट्रेस कर पाओगे. दैट्स ऑल्सो एट टाइम्स रियली इंपॉर्टेंट. तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को अंडरमाइन कर देते हैं. उनको लगता है सिर्फ क्या, अपने लॉजिक भी बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है. ठीक है. सो इन दिस केस यू शुड नो द मीनिंग ऑल्सो. अगर आपको नहीं मतलब पता तो एक दिक्कत वाली बात है ही, राइट. सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. सो पेंचांट इज लाइकलीनेस होना, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ना रुचि होना, राइट. सो पेंचांट इज यू आर लाइकिंग समथिंग. दैट मीन्स यू आर गेटिंग इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट, यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, राइट. सो अब लोथिंग मतलब लोथिंग इज अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड दैट लीड्स टू कंटेम्प्ट. सो we can keep this. Abhorrence is again you're hating something, but delighted से कोई match नहीं है. Burgeoning is समृद्ध होना. Barren is empty, तो ये भी कोई नहीं है. Loss, incessant. Incessant is which is never ending. Cess का मतलब stop होता है. Decision और predictable भी कोई relationship exhibit नहीं करता. तो the best choice will be A. ठीक है. So बस this brings us to the end of the discussion. तो आपको क्या ध्यान रखना है? Know the words completely, right. और अंडरस्टैंड दैट अल्टीमेटली लॉजिक इम्पॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है और अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सो आई होप यू फाउंड द सेशन यूजफुल. कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट. ऑल द बेस्ट.